प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम आज सीखेंगे पहचान क्या होता है उसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का पहचान होता है इस तरह के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य अनिश्चित होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित। तो इसका पहचान क्या हुआ? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य अनिश्चित होता है। अनुवाद करने का नियम इसका, अनुवाद करने का नियम। अनुवाद करने का नियम जो इसका होता है, इसका नियम ये होता है कि इसमें जो हमारी हिंदी भाषा लिखी होती है, वह घर जाता है, वह पानी पीता है, ऐसे वाक्यों में जब है, हो, हूं शब्द पाया जाता है तो इनकी अंग्रेजी है, हो, हूं की नहीं लिखी जाती। मतलब इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते, इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते। तो लिखते हैं इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय हम सहायक क्रिया है, कामा हो, कामा हूं की अंग्रेजी सहायक क्रिया है, हो, हूं ब्रैकेट में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते हैं। इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते हैं तथा अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं करते हैं तथा अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। क्या करते हैं? यस या ईएस लगाते हैं तथा अन्य सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारा यह है कि जब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट जब करते हैं तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय हम सहायक क्रिया है, हो, हूं ब्रैकेट में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब
जैसे है की अंग्रेजी इज होती है, हो की अंग्रेजी आर होती है और हूं की अंग्रेजी एम होती है, ये नहीं लिखते हम, इज आर एम का प्रयोग नहीं करते। तथा अफर्मेटिव सेंटेंस जब रहेगा, सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, कौन सा सेंटेंस रहेगा? अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होता है, जैसे खाना, सोना, जाना, इनकी अंग्रेजी जो रहेगी, जैसे गो, कम, ईट, ऐसे सेंटेंस जो वाक्य शब्द रहेंगे तो उनके साथ हम यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। तथा अन्य सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, करते हैं। ठीक, फिर से ध्यान से समझते हैं। अगर सेंटेंस हमारा क्या, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें इज आर एम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। इज आर एम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल मुख्य क्रिया में एक वचनकर्ता के साथ, एक ही वचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ नहीं, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगाएंगे। तथा अन्य सेंटेंस में हम सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू या डज का प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला देख लेते हैं किस बेस पे करेंगे। इसके लिए सेंटेंस के हिसाब से 4 सेंटेंस का 4 रूल बना देते हैं। ठीक, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। इस बेस पे इसका हम फार्मूला बना देते हैं। फार्मूला बेस पे अगर ट्रांसलेट करना रहेगा तो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक, ये पता है एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता के बारे में पता है? मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पता है या नहीं? देखो, एक वचनकर्ता क्या है इसे देख लो। एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता, बहुवचनकर्ता। एक वचनकर्ता क्या है और बहुवचनकर्ता क्या है? तो एक वचनकर्ता में आता है ही, सी, इट, दिस और नाम। नाम में हम क्या लिख देंगे? नाउन। ही, सी, इट, दिस, नाउन, मतलब जो नाम आ गए, जैसे राम आया, श्याम आया, गीता आई, सीता आई, ऐसे नाम आ जाते हैं तो वो भी एक वचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। एक वचनकर्ता में क्या क्या आ सकता है? ही, सी, इट, दिस और नाम। बहुवचनकर्ता क्या है? बहुवचनकर्ता होता है हमारा आई, वी, यू, दे एटसेट्रा, etc। बहुत से होते हैं, आई, वी, यू, दे, या बहुत से लोग एक साथ में आ गए, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सब बहुवचन में आते हैं। तो एक वचन करता रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का। अगर यही बहुवचन करता रहेगा तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लिखा जाएगा, यम का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? यम का फर्स्ट फॉर्म। और सहायक क्रिया अगर अन्य सेंटेंस का है तो सहायक क्रिया के रूप में डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। फिर से समझते हैं, एक वचनकर्ता अगर हमारा सेंटेंस में है, मतलब सेंटेंस हमारा एक वचनकर्ता का है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहने पर यस या ईएस लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? मेन वर्ब में, मुख्य क्रिया में। और बहुवचनकर्ता का है तो आई, वी, यू, दे के साथ नहीं लगाएंगे। मतलब जैसे जाना की अंग्रेजी गो है तो गो ही लिखेंगे। ठीक, और अन्य सेंटेंस रहेगा तो एचबी के रूप में डू लगा देंगे। एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसे हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में एचबी बोलते हैं। ठीक, तो कुछ सेंटेंस को जो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ उसे एक बार मैं पूरा पूरा लिख करके शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट में से दिखा देता हूँ। ठीक, जो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा।
देखो जैसे कर्ता सब्जेक्ट SUBJECT होता है, ठीक, सब्जेक्ट होता है। OBJECT ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब MAIN वर्ब VERB वर्ब मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अदर वर्ड होता है। देखो सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में SUB लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SUB। और ऑब्जेक्ट को OBJ लिख देते हैं, ठीक, OBJ। मेन वर्ब को MV लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? MV। और हेल्पिंग वर्ब को HV लिखते हैं। और अदर वर्ड को OW लिखते हैं। तो ये तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। जैसे सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट पूरी स्पेलिंग ना लिख करके केवल SUB यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को पूरी स्पेलिंग ना लिख करके हम OBJ यूज कर लेते हैं। मेन वर्ब पूरा ना लिख करके MV यूज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब को पूरा ना यूज करके HV लिखते हैं। और अदर वर्ड कोई आ गया तो उसको हम OW से डिनोट कर देते हैं, ठीक। इस तरह से इनको समझिए। अब फार्मूला जो बनाएंगे उसको ध्यान से देखना, किस बेस पर हम ट्रांसलेट करेंगे। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव का हो, किसका हो? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस का हो। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का हो तो फार्मूला हमारा होता है, जिस बेस पे इसका ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद MV लिखते हैं। MV लिखते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो MV में S या ES लगाएंगे, नहीं रहेगा तो MV वैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक। प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस अदर वर्ड यूज करते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। यही दूसरा निगेटिव सेंटेंस हो, किस सेंटेंस हो, कौन सा? निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस रहेगा, नकारात्मक वाक्य रहेगा, जिस सेंटेंस में नहीं शब्द पाया जाएगा उस सेंटेंस में हम डू डज नॉट MV ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर तीसरा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए तीसरा फार्मूला है हमारा, सबसे पहले डू डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू या डज का। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। मतलब नहीं शब्द पाया गया, रहेगा तो नहीं का प्रयोग किया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। प्लस MV का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदर वर्ड का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक। सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा, मतलब सेंटेंस क्या से शुरू होगा, किससे? क्या से। तो क्या से सेंटेंस जब शुरू होगा तो डू या डज लगाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नहीं शब्द पाया गया वाक्य में तो नॉट लगाएंगे, नहीं पाया जाएगा तो कोई बात ही नहीं, फिर MV का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदर वर्ड का यूज करेंगे। और फार्मूला एक और लिखना है हमें, चौथा फार्मूला होता है नंबर 4 फार्मूला हमारा होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो वो फार्मूला होगा डबल इंट्रोगेटिव
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला होता है नंबर 4 का, क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो होगी उसकी अंग्रेजी यूज करेंगे। प्लस डू या डज यूज करेंगे। डू डज हुआ, डू डज के बाद प्लस लगा, मतलब उसके आगे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, एमवी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये सेंटेंस होते हैं। इंडेफिनिट सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ा गया था। 4 पार्ट जो थे, पहला था सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और एक निगेटिव। 4 पार्ट, 4 पार्ट के लिए 4 फार्मूला हमने नोट किया। ये 4 फार्मूला यूज करेंगे और एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे इनका ट्रांसलेट। ये एग्जांपल 4 पर एक एग्जांपल देता हूं, कैसे किया जाएगा देखते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का एग्जांपल जो रहेगा कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। जैसे नंबर 1, मैं अपने घर जाता हूं। मैं अपने घर जाता हूं। दूसरा सेंटेंस, मां मंदिर नहीं जाती है। मां मंदिर नहीं जाती है। तीसरा, क्या हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं? क्वेश्चन मार्क। चौथा, वह मैदान में फुटबॉल खेलता, वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेलता है? क्यों खेलता क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य है हमारे 4 वाक्य जो हमने दिया है सेंटेंस। पहला है, मैं अपने घर जाता हूं। मैं अपने घर जाता हूं। मां मंदिर नहीं जाती है। क्या हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं? वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेलता है? तो ये 4 सेंटेंस। ये पहला सेंटेंस, मैं अपने घर जाता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा, मां मंदिर नहीं जाती है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेलता है, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका फार्मूले के हिसाब से हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो मैं की इंग्लिश, आई सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? तो ये है प्लूरल। प्लूरल के साथ हम जाता की अंग्रेजी गो। देखो फार्मूला में था सब्जेक्ट के बाद एमवी में सिंगुलर सब्जेक्ट साथ यस या ईएस लगाना था, तो यस सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। आई प्लूरल में बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के साथ गो की इंग्लिश गो ही लिखी जाएगी। आई गो टू, अपने घर की इंग्लिश माई होम, फुल स्टॉप। आई गो टू माई होम, मैं अपने घर जाता हूं। आई गो टू माई होम, फुल स्टॉप। मां मंदिर नहीं
जाती है। माँ, माँ को मदर, मदर, MOTHER, मदर। निगेटिव सेंटेंस है दूसरे पॉइंट पे, द मदर एक वचन है या बहुवचन, माँ एक वचन में आती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डज। तो द मदर डज। तीसरा नंबर नॉट का प्रयोग करना है, नॉट। यम्बी जाति, जाति का अंग्रेजी गो। द मदर डज नॉट गो, कहाँ जाती, मंदिर। ऑब्जेक्ट टेम्पल, TEMPLE, फुल स्टॉप। तो द मदर डज नॉट गो टेम्पल, फुल स्टॉप। क्या हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, क्या हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा, किससे, क्या से, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो हम यूज किसका करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, VWE। वी से पहले सब्जेक्ट से पहले फार्मूला में लिखा था डू या डज लगाते हैं, तो वी के साथ वी बहुवचन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू। डू वी नहीं है, नॉट। डू वी नॉट पढ़ते, रीड। डू वी नॉट रीड हिंदी, हिंदी। फिर से, अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर यम्बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो यहाँ पर हमारा वी सब्जेक्ट था, वी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो डू वी नॉट रीड हिंदी, वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेलता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तब भी सेंटेंस गलत ही है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तब भी सेंटेंस क्या है, गलत है। तो वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेलता है, वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेलता है। तो सबसे पहले हम बताए थे जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, व्हाई। अब हमें डू या डज लगाना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर ही के साथ डज, मतलब व्हाई डज ही, खेलता, प्ले, प्ले मतलब खेलता। फुटबॉल, फुटबॉल की अंग्रेजी फुटबॉल ही होती है, फुटबॉल, फुटबॉल। व्हाई डज ही प्ले फुटबॉल, मैदान में, इन द ग्राउंड, GROUND, क्वेश्चन मार्क। फिर से, वह मैदान में फुटबॉल क्यों खेलता है, क्यों की अंग्रेजी व्हाई, एक वचन करता था डज, वह की अंग्रेजी ही, खेलता की अंग्रेजी प्ले, फुटबॉल की अंग्रेजी फुटबॉल, में की अंग्रेजी इन, मैदान की अंग्रेजी ग्राउंड। इंग्लिश जब सेंटेंस का इंग्लिश बनाते हैं तो हम पहला फ्रंट से लेकर फिर बैक होते ऐसे चले जाते हैं। देखो वह ही, फिर देखो बैक पे, प्ले फुटबॉल इन ग्राउंड, व्हाई डज ही प्ले फुटबॉल इन ग्राउंड। तो ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट सेंटेंस। कंटिन्यूअस सेंटेंस पर अब अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये कौन सा सेंटेंस था, इंडेफिनिट सेंटेंस। इंडेफिनिट सेंटेंस में वाक्य क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और कंटिन्यूअस सेंटेंस में वाक्य जारी रहते हैं। तो ये था हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सबको।